वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करना। चलो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। सीक्वेंस नंबर 9527। यह देखकर मोबेई तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोलता है और फिर वह देखता है कि उसका लेवल सीधे लेवल 3 तक पहुंच गया है। लेकिन उसे एक चीज समझ नहीं आती, यह ब्लड लाइन लेवल आखिर होता क्या है और उसका ब्लड लाइन लेवल अभी 5 क्यों है। जिस पर वह कुछ देर तक इसके बारे में सोचता है, लेकिन फिर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वह वापस कार में बैठता है और फिर यान शाओतियान के साथ मिलकर बार बार सप्लाईज लाने लगता है। ऐसे करते करते वे लोग कुल 6 बार आना जाना करते हैं और आखिर में विला का वेयर हाउस लगभग पूरा भर जाता है। यह सब देखकर यान नानजी और बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन सामानों के साथ वे लोग सिर्फ जिंदा ही नहीं रह सकते बल्कि बहुत अच्छे से सरवाइव भी कर सकते हैं। जिस पर यान नानजी मुस्कुराते हुए कहता है, मोबेई, इन सप्लाईज के साथ हम लोग आराम से 2 या 3 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। अभी तो हमें किसी चीज की कमी भी नहीं है। लेकिन यह सुनकर मोबेई सिर हिलाता है, क्योंकि उसके हिसाब से सप्लाईज जैसी चीज कभी ज्यादा नहीं होती और वैसे भी इन सामानों के लिए उसके पास अपना अलग प्लान होता है। जिस पर वह मन ही मन सोचता है कि उसे कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मौजूद हर वेयर हाउस और हर शॉपिंग मॉल का सामान अपने पास जमा करना है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा और जितना हो सके उतनी सप्लाईज इकट्ठा करेगा। इसके बाद शाम होते होते और फिर सनसेट के बाद मोबेई आसपास के लगभग हर वेयर हाउस और शॉपिंग मॉल को लूट चुका होता है। और जहां तक बाकी लोगों की लाइफ और डेथ का सवाल होता है, तो सच कहें तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में अब हर इंसान को सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ता है और मोबेई भी यही करता है। रात होने के बाद बाहर का माहौल अभी भी खतरनाक बना रहता है। सभी लोग जानते हैं कि दोबारा बारिश होने के बाद बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा होगा, जिस पर सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर छिपे रहते हैं। लेकिन मोबेई की विला बाकी सबसे अलग होती है। वहां चारों तरफ लाइट्स जल रही होती हैं और धीरे धीरे बारबेक्यू की खुशबू पूरे एरिया में फैलने लगती है, क्योंकि मोबेई की देखरेख में वहां एक शानदार डूम्सडे बारबेक्यू पार्टी तैयार की जा रही होती है। जिस पर बारबेक्यू की खुशबू धीरे धीरे पूरी विला एरिया में फैलने लगती है और बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और फिर कुछ ही देर बाद एक बिना बुलाया हुआ आदमी विला के बाहर आ जाता है। वह एक सूट पहना हुआ मिडिल एज्ड आदमी होता है, जो बाहर खड़े होकर कहता है, सर, मैंने पूरे दिन से कुछ गर्म नहीं खाया है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जिस पर उस आदमी को देखते ही यान नानजी अचानक मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वह आदमी उसका पुराना राइवल होता है। उसकी रॉयल ग्रुप बस थोड़ा सा ही पीछे थी यान नानजी की तियानसिंग ग्रुप से। और जब यान नानजी ने पहले मोबेई से उस डार्क केओस के बारे में सुना था, तब उसने यह सोचकर कि चाहे बात सच हो या झूठ, पहले से तैयारी करना ज्यादा सही रहेगा, तुरंत अपनी विला को मजबूत करना शुरू कर दिया था। जिस पर उसने अपने लोगों को बाहर भेजकर बहुत सारी खरीदारी भी करवाई थी। वह बड़े स्केल पर फूड खरीद रहा होता है, लेकिन तभी ये आदमी उससे टकरा जाता है और फिर उसे टॉन्ट करने लगता है। वह कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। व्हाइट प्रेसिडेंट कंपनी जाकर पूरा सिचुएशन हैंडल करने की जगह यहाँ आकर सप्लाईज जमा कर रहा है। जिस पर हुआंग जियानमिन कहता है, बॉस हुआंग, आपको याद होगा जब मैं सप्लाईज जमा कर रहा था तब आपने मुझे देखकर हंसते हुए कहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन अब मैं सच में भूख से मरने वाला हूँ। सर, पुरानी बातों को भूल जाइए। रॉयल ग्रुप का प्रेसिडेंट होकर भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। जिस पर यान नानजी कहता है, यहाँ मजाक मत करो, मेरे पास सच में कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं है। यह सुनकर हुआंग जियानमिन जल्दी से कहता है, ऐसा मत कहिए कि आपका खाना खत्म हो गया है। मैं आपका सामान फ्री में नहीं लूंगा, मैं उसके बदले में कुछ दे सकता हूँ। जिस पर हुआंग जियानमिन अपनी वॉच उतारकर यान नानजी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन यान नानजी उसे देखकर कहता है, बॉस हुआंग, आपको भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में एक्सपेंसिव वॉचेस की कोई वैल्यू नहीं बची है। यह सुनकर हुआंग जियानमिन जल्दी से कहता है, मेरे गैराज में अभी भी टॉप लग्जरी कार्स और सुपर कार्स हैं, मैं आपको सब दे दूंगा। जिस पर यान नानजी मोबेई की तरफ देखता है और फिर कहता है, मोबेई, ये सारी सप्लाईज तुमने लाई हैं, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। जिस पर मोबेई हल्का सा हंसता है और फिर कहता है, बॉसयन, आप क्या सोचते हो? यह सुनकर यान नानजी बिना कुछ सोचे सीधा कह देता है, तो फिर कुछ मत दो। जिस पर वह दोबारा हुआंग जियानमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी भी इंसान नहीं बने, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मरता हुआ देखूं? उसी समय वहां बाकी जगहों के कुछ और बॉसेस भी आ जाते हैं। वे सभी बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। उन सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। जिस पर उनमें से एक कहता है, हम सब इंसान हैं, तुम लोग इतने कोल्ड और डेंजरस कैसे हो सकते हो? यह सुनते ही यान नानजी के पूरे शरीर की मसल्स अचानक फूलने लगती हैं और अगले ही पल वह एक बहुत बड़े मस्कुलर बुलहेड में बदल जाता है। उसकी नाक से गर्म हवा निकलती है और फिर वह एक जोरदार रोर करता है। उसकी आवाज इतनी खतरनाक होती है कि वहां मौजूद सभी लोगों के कान लगभग फटने लगते हैं, जिस पर कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। फिर यान नानजी उन सबकी तरफ देखकर कहता है, अब बोलो, तुम में से कौन है जो मेरे सामने खड़े होकर दोबारा यह बात कहेगा? यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत चुप हो जाते हैं और फिर डरकर वहां से चले जाते हैं। जिस पर यान नानजी अचानक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, मैं।
यान नानजी, जीरो से यहाँ तक पहुंचा हूँ। यहाँ मौजूद ज्यादातर रिच लोग और बिजनेसमैन जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मुझे दबाने की कोशिश करते थे। मेरी कंपनी को ऑलमोस्ट जबरदस्ती खरीदने वाले थे। फिर वह हल्का सा हंसता है और कहता है, आज उन्हें इस हालत में देखकर सच में बहुत राहत मिलती है। जिस पर मोबेई बस हल्का सा मुस्कुराता है क्योंकि वह इस फीलिंग को कुछ हद तक समझ सकता है। इसके बाद यह छोटा सा सीन खत्म हो जाता है और फिर बारबेक्यू पार्टी दोबारा शुरू हो जाती है। सभी लोग मुश्किल से मिले इस खाने का टेस्ट आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोबेई जल्दी ऊपर अपने रूम में चला जाता है, जहां वह बेड पर लेटकर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखता है और फिर आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है, जिस पर वह समझ जाता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाए। उसी समय विला के कोर्टयार्ड में बाकी सभी लोग अभी भी बारबेक्यू खा रहे होते हैं। तभी यान नानजी धीरे धीरे चलते हुए यान शाओतियान के पास आता है। फिर वह उसके पास बैठकर कहता है, शाओतियान, सच सच अपने डैड को बताओ, तुम्हारे मन में मोबेई को लेकर कुछ फीलिंग्स हैं क्या? यह सुनते ही यान शाओतियान का चेहरा लाल हो जाता है। वह तुरंत अपना सिर नीचे कर लेती है और धीरे से कहती है, डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो? जिस पर यान नानजी हंसते हुए कहता है, क्या तुम मोबेई में इंटरेस्टेड हो? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मुझे तो ये लड़का बहुत अच्छा लगता है। वह स्ट्रांग भी है और स्मार्ट भी। अगर तुम्हें भी वह पसंद है तो जल्दी से बात आगे बढ़ाओ। यह सुनकर यान शाओतियान और भी ज्यादा शर्माने लगती है। वह धीरे से कहती है, असल में मुझे भी मोबेई थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसके इतना बोलते ही यान नानजी उसे हल्का सा धक्का देता है और फिर विला की तरफ भेज देता है, जिस पर वह कहता है, तो फिर जल्दी जाओ, जाकर मोबेई के रूम में जाओ और जल्दी से रिलेशनशिप फिक्स करो। यह सुनकर यान शाओतियान के चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी ठीक उसी समय विला के बाहर एक कैडिलैक आकर रुकती है और फिर उसमें से एक येलो हेयर वाला लड़का बाहर निकलता है, जिस पर जैसे ही यान शाओतियान उसे देखती है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और दूसरी तरफ यान नानाजी का चेहरा भी धीरे धीरे डार्क होने लगता है, क्योंकि वह लड़का ली चिंगशान होता है, जो हमेशा से यान शाओतियान के पीछे पड़ा हुआ होता है। फिर ली चिंगशान हंसते हुए कहता है, अंकल यान, आप भी यहाँ हो, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं एक रियल वॉरियर बन चुका हूँ। मैं इस बार शाओतियान को प्रपोज करने आया हूँ। अब मैं आपकी प्रेशियस बेटी के लायक हूँ। लेकिन उसे यान नानजी के चेहरे की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वह अपनी कार का पीछे वाला बॉक्स खोलता है और उसमें से कुछ पुराने और एक्सपायर्ड कैनेड फूड बाहर निकालता है। फिर वह उन कैंस को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अंकल यान, शाओतियान, ये फूड रख लीजिए, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए। फिर वह घमंड से कहता है, 30 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और 30 साल की मेहनत के बाद अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। यह सुनकर यान शाओतियान अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं, लेकिन वह इमोशनल नहीं होती, बल्कि उसे बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि ऐसा इंसान उसे पसंद करता है। जिस पर यान नानजी यान शाओतियान के सामने खड़ा हो जाता है और फिर ली चिंगशान की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, शांत रहो। लेकिन ली चिंगशान हंसते हुए कहता है, अब मैं एक हाई लेवल वॉरियर हूँ। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो मुझे मारकर देख लीजिए। मैं आपको 3 पंच मारने का मौका देता हूँ। यह सुनते ही यान नानजी का गुस्सा पूरी तरह फट जाता है। अगले ही पल उसका शरीर फिर से बदलने लगता है और वह एक 3 मीटर लंबे मसलर बुलहेड में बदल जाता है। फिर वह दांत भींचते हुए कहता है, अगर तुम मेरे 3 पंच झेल गए तो मैं शाओतियान की शादी तुमसे कर दूंगा। यह देखकर ली चिंगशान भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत दिखाते हुए कहता है, ठीक है, जैसा आपने कहा, अगर मैं आपके 3 पंच झेल गया तो शाओतियान मेरी होगी। जिस पर यान नानजी उसे घूरते हुए एक एक शब्द बोलता है, मैं कोई सिविलाइज्ड आदमी नहीं हूँ और मैं जेंटलमैन बनने का नाटक भी नहीं करता। लेकिन तभी ली चिंगशान पीछे हटने लगता है और फिर कहता है, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अंकल यान, मैं शाओतियान को बहुत अच्छे से रखूंगा। आखिर वह सिर्फ एक नॉर्मल लड़की है। अगर वह मेरे साथ रहेगी तो उसे कभी तकलीफ नहीं होगी। यह सुनते ही यान नानजी पूरी तरह भड़क जाता है, जिस पर वह तुरंत पास में रखा बारबेक्यू ग्रिल उठा लेता है। जिस पर यान नानजी वह बारबेक्यू ग्रिल उठाकर सीधे कैडिलैक की तरफ फेंक देता है और दूसरी तरफ ली चिंगशान जल्दी से वहां से भागने लगता है। उसके हाथ में अभी भी वे 7 एक्सपायर्ड कैंड फूड होते हैं, लेकिन भागते हुए भी वह पीछे मुड़कर देखना नहीं भूलता। जिस पर यान नानजी गुस्से में उसे घूरता रहता है। वह सिर्फ यही सोचता है कि काश उसने अभी कम खाना नहीं खाया होता, वरना वह अभी उड़कर उस लड़के को टुकड़ों में फाड़ देता। इसके बाद जब ली चिंगशान वहां से चला जाता है तब यान नानजी वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। फिर वह यान शाओतियान की तरफ देखता है और बाकी सभी लोगों के सामने कहता है, शाओतियान, मोबेई वाली बात के बारे में फिर से सोचो, जल्दी शुरू करो। यह सुनकर यान शाओतियान इस बार मना नहीं करती। उसके अंदर सिर्फ नर्वसनेस होती है। वह धीरे से सिर हिलाती है, जिस पर उसके मन में उसके डैड की बातें बार बार घूमने लगती हैं। आखिर रिटेल वॉरियर सिस्टम वाले लोग नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वह दूसरी चीजों में भी वैसे ही होते हैं। मोबेई की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह खुद नहीं जानती कि वह उसे संभाल भी पाएगी या नहीं, लेकिन फिर अगले ही पल यान शाओतियान जल्दी से सिर हिलाकर खुद को संभालती है। आखिर वह यान शाओतियान है जिसे हमेशा से कोल्ड ब्यूटी कहा जाता है। वह आखिर कैसी अजीब बातें सोच रही होती है। इसके बाद विला की स्ट्रेंथनिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब विला का हर कोना, यहाँ तक कि नीचे की फाउंडेशन भी
वज्र मटेरियल से पूरी तरह कवर हो चुकी होती है, जिस पर अब अगर कोई मिसाइल भी विला पर गिरा दे तब भी विला की डिफेंस नहीं टूटती। यहाँ तक कि अगर बहुत सारे रिटेल वॉरियर्स मिलकर भी अटैक करें तब भी विला बिल्कुल सेफ रहती है। इसके बाद मोबेई यान फैमिली के फादर और डॉटर को बुलाता है। फिर वह कहता है अब हमें जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना होगा और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि बाहर के लोग उन म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को मारें और फिर उनके गोल्डन कोर हमारे पास लाएं। जिस पर वह आगे कहता है बाकी मुझे बहुत सारे गोल्डन कोर एब्जॉर्ब करने हैं, क्योंकि अगली बार बाहर जाने से पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। हम लोग अपनी सप्लाईज देकर उनसे गोल्डन कोर एक्सचेंज कर सकते हैं। इस अपोकैलिप्स में सबसे जरूरी चीज सिर्फ स्ट्रेंथ होती है। यह सुनकर यान नानजी और यान शियाओतियान दोनों सिर हिलाते हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में खाना और ताकत दोनों किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन इन दिनों यान शाओतियान थोड़ी खोई खोई रहने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार उसके डैड की बात घूमती रहती है। मोबेई बहुत अच्छा था, वह स्ट्रांग भी है, स्मार्ट भी है और सबसे बड़ी बात वह हैंडसम भी है। ऐसे टाइम में ऐसा आदमी किसी खजाने से कम नहीं होता। जिस पर यान शाओतियान सोचती है कि अगर मोबेई चाहे तो बहुत जल्दी उसके आसपास लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिर वह मन में सोचती है नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन यह सोचते ही वह और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा से बाहर की दुनिया के सामने एक कोल्ड और सीरियस लड़की की तरह रहती आई है। उसके आसपास हमेशा बहुत सारे लड़के रहे हैं, लेकिन उसने कभी किसी को पसंद नहीं किया और अब उसे खुद जाकर मोबेई से अपने दिल की बात कहनी होगी। यह सोचकर ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लेकिन तभी जब यान शाओतियान अपने मन में यह सब सोच रही होती है, तभी कुछ गाड़ियां विला के बाहर आकर रुकती हैं, जिस पर उन कार से कुछ लोग नीचे उतरते हैं। उनके हाथ में कुछ स्नेक स्किन बैग्स होते हैं और उन बैग्स के अंदर बहुत सारे गोल्डन कोर भरे होते हैं। दूसरी तरफ मोबेई पहले ही विला के बाहर लगे सर्विलांस से यह सब देख चुका होता है, जिस पर वह सीधा दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। जैसे ही वे लोग मोबेई को देखते हैं, वे तुरंत बहुत ऑनेस्टली बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मोबेई कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक बहुत डेंजरस आदमी है। जिस पर उनमें से एक जल्दी से कहता है गलत मत समझिए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम बस सप्लाईज एक्सचेंज करने आए हैं। फिर वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग खोलता है और कहता है ये सब गोल्डन कोर हैं जो हमने उन मॉन्स्टर्स को मारकर निकाले हैं। जिस पर मोबेई उन बैग्स के अंदर नजर डालता है, वहां कम से कम 10 से ज्यादा गोल्डन कोर होते हैं। इसके बाद मोबेई सिर हिलाता है और फिर लोगों से कहता है कि कुछ सप्लाईज लाकर इन लोगों को दे दो। जिसके बाद वह सारे गोल्डन कोर लेकर वापस विला के अंदर आ जाता है। वापस आने के बाद मोबेई उनमें से एक एक गोल्डन कोर यान नानजी और यान शाओतियान को देता है, ताकि वे लोग भी उसे एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन मोबेई जैसा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल रिटेल वॉरियर्स के लिए एक गोल्डन कोर एब्जॉर्ब करना ही बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। एक गोल्डन कोर ही उनके लिए काफी टाइम तक एब्जॉर्ब करने के लिए इनाफ होता है। और इन दिनों मोबेई से बात करते करते यान नानजी और यान शाओतियान भी गोल्डन कोर की इंपॉर्टेंस समझ चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि इससे उनका लेवल बढ़ सकता है, जिस पर वे दोनों बिना कुछ सोचे उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मोबेई एक गोल्डन कोर उठाता है और उसे अपनी हथेली पर रखता है। अगले ही पल उसकी हथेली में वही काली ब्रेथ दिखाई देने लगती है और फिर वह उस गोल्डन कोर को सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस पर एक म्यूटेटेड बीस्ट का गोल्डन कोर पल भर में पूरी तरह मोबेई के अंदर चला जाता है और वह बिना रुके दूसरा फिर तीसरा एब्जॉर्ब करता रहता है। यह देखकर यान नानजी और यान शियाओतियान दोनों पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वे लोग अभी तक एक गोल्डन कोर भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाए होते और मोबेई पहले ही 2 बैग्स खत्म कर चुका होता है। जिस पर दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है, वे भी रिटेल वॉरियर्स हैं, लेकिन मोबेई और उनके बीच का फर्क बहुत ज्यादा है। वह इंसान कम, मॉन्स्टर ज्यादा लगता है। इसके बाद अगले कुछ दिन काफी शांति से गुजरते हैं। बीच बीच में लोग आते रहते हैं और गोल्डन कोर देकर सप्लाईज ले जाते रहते हैं, जिस पर मोबेई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके पास जमा की गई सप्लाईज इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर पूरा शहर भी एक्सचेंज करने आ जाए तब भी वे खत्म नहीं होंगी। और दूसरी तरफ उन सब गोल्डन कोर का ज्यादातर हिस्सा मोबेई खुद एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस पर उसकी ताकत लगातार बढ़ती रहती है। कुछ दिनों बाद उसकी स्ट्रेंथ और लेवल फिर से काफी बढ़ जाते हैं, जिस पर मोबेई अपने शरीर में बढ़ी हुई ताकत को फील करता है और फिर धीरे से खुद से कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ने से ज्यादा नए जेन्स एब्जॉर्ब करने की चिंता है। पता नहीं अगली बार नए जेन्स एब्जॉर्ब करने का मौका कब मिलेगा। इसके बाद रात हो जाती है और हमेशा की तरह मोबेई जल्दी अपने रूम में जाकर आराम करने लगता है। लेकिन तभी उसके कमरे के बाहर हल्के कदमों की आवाज आती है, जिस पर कुछ सेकंड बाद उसका बंद दरवाजा धीरे से खुलता है और फिर एक लड़की धीरे धीरे अंदर आने लगती है। मोबेई तुरंत समझ जाता है कि यह कोई चोर या दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो लड़की उसके रूम में चुपके से आई होती है वह यान शाओतियान होती है। यान शाओतियान धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास आती है, जिस पर मोबेई पहले ही उसके शरीर की हल्की सी खुशबू फील कर चुका होता है। इस समय यान शाओतियान अपनी यूजुअल कोल्ड और प्राउड वाली इमेज से बिल्कुल अलग लग रही होती है। उसका चेहरा पूरा लाल होता है और वह बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर वह बार बार अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और खुद को हिम्मत देने लगती है। लेकिन इसके बाद
बाद भी उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है जैसे अभी बाहर निकल आएगा, जिस पर वह अपने मन में सोचती है, मुझे सच में मोबेई अच्छा लगता है, उसने हमारी फैमिली को बचाया है। अगर उस दिन उसने उस इलेक्ट्रिक आदमी को नहीं रोका होता तो मैं और डैड दोनों मर गए होते। इसके बाद वह अपने मन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेती है, फिर धीरे धीरे मोबेई के पास बेड पर लेट जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है, लेकिन मोबेई कोई बेवकूफ नहीं होता। वह तुरंत समझ जाता है कि यान शाओतियान उसके पास क्यों आई है, जिस पर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि यान शाओतियान सिर्फ उसका एहसान चुकाना चाहती है, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ कर दिया जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। फिर मोबेई धीरे से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनते ही यान शाओतियान, जो अभी तक अपने दिल की धड़कन दबाने की कोशिश कर रही होती है, डरकर हल्का सा चीख पड़ती है, जिस पर उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती हैं। वह कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल वह अपना मन बदल लेती है, क्योंकि वह अब आधे रास्ते में पीछे नहीं हट सकती। जिस पर मोबे कुछ समझ पाता, उससे पहले ही यान शाओतियान अचानक पलट कर उसकी तरफ आ जाती है और फिर वह बिना कुछ बोले अपने गर्म होंठ उसके होंठों पर रख देती है। इसके बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। बाहर चांदनी जमीन पर शांत होकर चमक रही होती है, लेकिन वह कमरे के अंदर चल रही गर्माहट तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद अगली सुबह चौथे दिन मोबेई बहुत जल्दी उठ जाता है। उसका चेहरा पहले जैसा ही नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरी तरफ यान शाओतियान लगभग दोपहर में उठती है और जब वह चलती हुई नीचे आती है तब उसका चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा होता है, जिस पर लिविंग रूम का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हालांकि यान नानजी के दिल में बहुत खुशी होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। तभी मोबेई अचानक उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने लगता है, लेकिन उससे पहले ही यान नानजी हाथ उठाकर कह देता है, तुम दोनों की बातों में मैं नहीं पड़ूंगा, तुम लोग जो करना चाहते हो खुद डिसाइड करो। फिर वह अचानक याद करके कहता है, वैसे मोबेई, आज सुबह फिर बहुत सारे लोग सप्लाईज एक्सचेंज करने आए थे। जिस पर मोबेई सिर हिलाता है। फिर वह अपना सूटकेस खोलता है और उसके अंदर रखे गोल्डन कोर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में सूटकेस के अंदर रखे सारे गोल्डन कोर उसके अंदर चले जाते हैं, जिस पर अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस, होस्ट का लेवल बढ़कर लेवल 10 हो गया है और एक नया डवोर चांस अनलॉक हो गया है। अब होस्ट प्लांट्स और इंसेक्ट्स को भी डवोर कर सकता है। यह सुनकर मोबेई थोड़ा सोचने लगता है। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आता कि ब्लड लाइन लेवल का क्या मतलब है, लेकिन उसके लिए अभी वह बात ज्यादा जरूरी नहीं होती, क्योंकि उसे एक और डवोर चांस मिल चुका होता है और इस बार उसके पास एनिमल्स के अलावा प्लांट्स और इंसेक्ट्स में से भी कुछ चुनने का मौका होता है, जिससे उसका अगला टारगेट ढूंढना और आसान हो जाता है। जिस पर मोबेई मन ही मन सोचता है कि अब उसे दो काम करने हैं। पहला, उसे एक नया डवोर टारगेट ढूंढना है और दूसरा, उसे वह रेस्यूरेक्शन इक्विपमेंट ढूंढनी है, क्योंकि वह इक्विपमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर किसी के पास वह हो तो उसके पास जैसे दूसरी जिंदगी आ जाती है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होता, क्योंकि अपने पिछले जीवन में मोबेई ने देखा था कि वह इक्विपमेंट लॉन्गहू माउंटेन के फैट दहाई के हाथ लगी थी और उसी इक्विपमेंट की वजह से वह बहुत पावरफुल बन गया था। सबसे जरूरी बात, फैट दही के पास डिविनेशन की एबिलिटी भी होती है और उसकी मदद से वह हर तरह के ट्रेजर ढूंढ सकता है। जिस पर मोबेई समझ जाता है कि अभी के लिए उसका मेन टारगेट यही है, पहले फैट दहाई को ढूंढना है और फिर उसे अपने साथ लेना है। ये सोचते ही मोबेई यान शाओतियान को साथ लेकर बाहर निकल जाता है। फिर दोनों विला से निकलकर एक रेड कार में बैठते हैं और लॉन्गहू माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि इस बार वे सप्लाईज कलेक्ट करने नहीं जा रहे होते। रास्ते में यान शाओतियान उससे पूछती है, हम आखिर वहां क्यों जा रहे हैं? जिस पर मोबेई उससे कुछ नहीं छुपाता। वह फैट दहाई की डिविनेशन एबिलिटी के बारे में बताता है और साथ ही उस रेस्यूरेशन इक्विपमेंट के बारे में भी सब कुछ बता देता है। यह सुनकर यान शाओतियान बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर वह कहती है, यह तो सीधा सीधा रिवाइवल वाली चीज लग रही है, क्या सच में ऐसी इक्विपमेंट मौजूद हो सकती है? लेकिन अगले ही पल वह खुद ही चुप हो जाती है, क्योंकि जब इस दुनिया में जानवर, पेड़ पौधे और कीड़े तक मॉन्स्टर बन सकते हैं तो फिर ऐसी चीज का होना भी उतना शॉकिंग नहीं लगता। इसके बाद रास्ता बिल्कुल खाली रहता है, सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं होती, जिस पर वे लोग बिना रुके लगभग 2.5 घंटे तक ड्राइव करते हैं और आखिर में लॉन्गहू माउंटेन पहुंच जाते हैं। लेकिन मोबेई वहां का सीनरी देखने नहीं आया होता, जिस पर वह कार को सीधे टाओइस्ट टेम्पल के बाहर रोक देता है। फिर जैसे ही दोनों कार से नीचे उतरते हैं तभी सामने का दरवाजा अचानक खुल जाता है और उसके बाद टाओइस्ट रोब पहना हुआ एक मोटा आदमी बाहर निकलता है। उसकी आंखें नींद से भरी होती हैं और वह चलते चलते जम्हाई ले रहा होता है। फिर वह कहता है, हम इंसेंस के बदले हर तरह की सप्लाईज ले सकते हैं, सबसे अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास फूड हो। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मोबेई अचानक आगे बढ़ता है और सीधा उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है, जिस पर फैट दहाई जमीन पर गिर जाता है और फिर शॉक होकर चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मोबेई कोई जवाब नहीं देता, वह बस उसे घूरता रहता है। जिस पर फैट दहाई अचानक कांपने लगता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और अगले ही पल वह सीधे मोबेई के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वह जल्दी जल्दी कहता है, भाई मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा, बस मुझे मत मारो। यह देखकर यान शाओतियान पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब अचानक क्या हो रहा है। जिस पर फैट दहाई उन दोनों को देखता है, फिर उसकी आंखें घूमती हैं और अगले ही पल वह अचानक
पीछे मुड़कर भागने लगता है। फिर भागते हुए वह चिल्लाता है, यह पागल आदमी ऑनेस्ट लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि लॉन्गहू माउंटेन के टाओइस्ट्स के पास भी बॉडी मजबूत करने वाली टेक्निक्स होती हैं, लेकिन वे रिटेल वॉरियर्स जितनी स्ट्रांग नहीं होती। और फैट दहाई की असली ताकत तो उसके टैलिस्मैन और मैजिक में होती है, लेकिन अभी वह जल्दी में बाहर आया होता है। उसके पास सिर्फ एक पतला रोब होता है, उसने अपने टैलिस्मैन भी नहीं लिए होते। जिस पर कुछ दूर भागने के बाद फैट दहाई को अचानक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल पूरी तरह गायब हो जाती है, क्योंकि मोबेई उसे देख रहा होता है। वो सीधे दाओ फुलू की तरफ देखता है और उसके पीछे एक फेदर शूट कर देता है, जिस पर वह स्टिलनेस सीधे डली हेवनली मास्टर के छोड़े हुए हाई लेवल फुलू को पेनिट्रेट कर देता है। यह देखकर मोबेई एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बोलता है, जिस पर वो बस अपने फिस्ट्स घुमाता ही रहता है। चाहे फैट है कि आवाज बंद हुई हो या नहीं, उसे बस सामने वाले को उसके दिल तक मारना था। फिर यह पूरा यूरोपियन स्टाइल फाइट करीब आधे घंटे तक चलता है, जिस पर फैट है अब चिल्ला भी नहीं पाता है। उसका गला पूरी तरह इच्ची हो चुका था, उसका बॉडी नंब होने लगता है और धीरे धीरे उसे पेन भी नॉर्मल लगने लगता है। फिर मोबेई उससे कहता है, मुझे चाहिए कि तुम वॉर कैप्चर टेक्निक में मेरे साथ कोऑपरेट करो, जिसके बदले में मैं तुम्हें मटेरियल्स दूंगा। जिस पर मोबेई की बात अभी रिकॉर्ड ही हुई थी कि यान शाओतियान तुरंत एक मीटिंग करता है, फिर बाहर जाता है और फेरारी में रखे कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस अंदर लेकर आता है। यह देखकर फैट है तुरंत बोलता है, पूरा लाओ तज्जू को अनपरेड करेगा। ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। इतने सारे मटेरियल्स निकाल दिए तो लाओ तज्जू पहले ही मान जाता। इसके बाद मोबेई कई बड़े बॉक्सेस भरकर मटेरियल्स एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर फैट है के पास मना करने की कोई वजह ही नहीं बचती है। फिर मोबेई उससे कहता है, यही कंडीशन है जो मैं दे सकता हूँ। अगर तुम कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हो तो नेचुरली सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। यह सुनकर उसी समय फैट दहाई के होंठ फड़कने लगते हैं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसके मन में बस यही आता है कि यह आदमी जरूर किसी मेल हार्मोन का स्प्लिट वर्जन है। इसने चीजों को बहुत ज्यादा ओवर कर दिया है। ये शांग की तरह ही प्रॉपर कॉपी लगता है। अगर सामने वाला एग्री नहीं करता तो ये बस मारना शुरू कर देता है। जिस पर फैट है तुरंत बोलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मेरी बैटल कैप्चर टेक्निक सच में कुछ ट्रेजर्स की लोकेशन कैलकुलेट कर सकती है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यह देखकर मोबेई भी थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना स्मूथली हो जाएगा। जिस पर उसके मन में आता है कि पहले मारो और फिर बात करो वाला उसका तरीका शायद सच में काम करता है। इसके बाद फैट है जल्दी से अपना सामान पैक करता है और फिर वह लॉन्गहू माउंटेन छोड़ देता है। फिर करीब 2.5 घंटे बाद सभी लोग वापस विला में पहुंचते हैं, जिस पर फेरारी अभी रुकती ही है कि मोबेई अचानक बोलता है, सेकंड रियलम बहुत जल्द खुलने वाला है। इस दौरान तुम हमारे साथ ही रहोगे। अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो, रिकवर करो और सिचुएशन खुलने का वेट करो। जिस पर फैट दहाई और मेंगडुओ दोनों सिर हिलाते हैं। फिर फैट है को सेटल कर दिया जाता है। इसके बाद मोबेई यान शाओतियान को लेकर यान नानजी के पास जाता है और उसे यहाँ की पूरी सिचुएशन का जनरल आइडिया बताता है। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और डिनर का टाइम आ जाता है, जिस पर फैट दहाई भी मोबेई और बाकी लोगों के साथ खाना खाने बैठता है। लेकिन मोबेई को जल्द ही महसूस होता है कि फैट दहाई खाना खा नहीं रहा, बल्कि पूरा टेबल साफ करता जा रहा है। यहाँ तक कि फेंग ज्यू का जो बच्चों वाला मेन्यू था वह भी उसे बहुत टेस्टी लगने लगता है। जिस पर कुछ ही देर में टेबल पर रखा लगभग सारा खाना खत्म हो जाता है। यह देखकर यान नानजी के मन में भी एक अजीब सा थॉट आता है। उसे लगता है कि यह लड़का कहीं जूबाजी का रीइंकार्नेशन तो नहीं है। यह सुनकर मोबेई के होंठ भी हल्के से ट्विच करते हैं। उसके मन में अचानक डाउट आता है कि क्या वह सच में जिस मोटे आदमी को लेकर आया है वही फ्यूचर में ड्रैगन किंगडम के सबसे बड़े पावर हाउसेस में से एक बनने वाला है। लेकिन वह इन सब बातों को साइड में रख देता है, क्योंकि उसके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड रियलम का रेस्यूरेक्शन लेवल इक्विपमेंट है। वही अभी उसका सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है और अभी भी उसके पास उसे डवोर करने का चांस मौजूद है। जिस पर मोबेई के मन में आता है कि अभी बेकार की बातें सोचने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज बस यही है कि सेकंड रियलम खुलने से पहले वह अपने करंट डवोरिंग स्टेज को कंप्लीट कर ले। अब मोबेई म्यूटेटेड एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को डवोर कर सकता है, यानी कि वह लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सवाल यह था कि अगला डवोर किसे किया जाए। इसी समय लिविंग रूम में चल रहा टीवी अचानक इमरजेंसी वेव स्केल पर स्विच हो जाता है, जिस पर न्यूज में बताया जाता है कि फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक इमॉर्टल म्यूटेटेड कॉकरोच दिखाई दिया है। अब मिलिट्री की तरफ से लगातार रेजिडेंट्स की हेल्प मांगी जा रही है। फिर टीवी पर एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें इंस्टीट्यूट की लैब के अंदर का सीन दिखता है। वहां एक काले रंग का कॉकरोच दिखाई देता है जो साइज में लगभग एक किटन जितना बड़ा था। वह पूरे लैब में इधर उधर दौड़ता रहता है और सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है।
जिस पर कुछ ही देर में पूरा लैबोरेटरी मेज बन जाता है। वहां मौजूद सारे रिसर्चर्स उस जायंट कॉकरोच के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर टीवी पर एक और कैओटिक सीन दिखता है जहां कोई हॉट वेपन से शूट करता है, फ्लेम्स बाहर निकलती हैं और यहां तक कि ऑटोमेटिक राइफल तक इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जैसे ही बुलेट उस कॉकरोच को लगती है, वह उसकी ब्लैक शेल से टकराकर वापस उछल जाती है और चिंगारियां निकलने लगती हैं। ये देखकर मोबेई धीरे से बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि कॉकरोच भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाएगा। लगता है अब सच में ये डिजास्टर कंट्रोल के बाहर जाता जा रहा है। फिर वह आगे बोलता है, मिलिट्री तक ऑनलाइन हेल्प मांग रही है। इसका मतलब सिचुएशन सच में बहुत खराब है। अच्छी बात बस इतनी है कि अभी सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स म्यूटेट हो रहे हैं। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी नहीं बदले हैं, वरना अगर बैक्टीरिया भी म्यूटेट करने लगते तो ब्लू स्टार तुरंत एक रियल हेल बन जाता। इसके बाद मोबेई की आंखें धीरे से सिकुड़ती हैं। फिर वह बोलता है, उस कॉकरोच को अंडर एस्टिमेट मत करो। इतने सारे हॉट वेपन्स और जीरो लाइफ लेवल के अटैक के बीच भी वह अभी तक बचा हुआ है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। फिर अचानक वह खड़ा होता है और कहता है, मैं अभी लैब जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। तुम सब विला में ही रहना, बिना वजह बाहर मत जाना। बाकी बातें मैं वापस आकर करूंगा। यह सुनकर यान नांजी थोड़ा चौंक जाती है। उसके मन में आता है कि यह लड़का शायद उस लैबोरेटरी में लोगों की हेल्प करने जा रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा दुश्मनों के लिए रशलस रहने वाला मोबेई अंदर से इतना काइंड भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ फैट दहाई अभी भी अपनी हालत की वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं था, जिस पर वह बस सिर उठाकर मोबेई की तरफ देखता है। फिर यान नांजी उससे कहती है, चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं, लेकिन तुम वापस सेफ लौट कर आना। जिस पर मोबे सिर हिलाता है। फिर वह विला से बाहर निकलता है। इसके बाद फेरारी तेजी से वहां से निकलती है और सीधे फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ने लगती है। नॉर्मली कोई भी आम इंसान उस जगह के पास जाता तो उसे वार्निंग मिलती या फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाती, लेकिन अब डार्क टर्नाइल शुरू हो चुका था, जिस पर पुराने रूल्स की कोई वैल्यू नहीं बची थी। फिर कुछ देर बाद स्टाफ का एक मेंबर मोबेई को लेकर इंस्टीट्यूट के अंदर एक ऑफिस में पहुंचता है। अंदर जाते ही वह सामने बैठे फिगर से एक्साइटेड होकर कहता है, डियन, कोई हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेल्प करने आया है, मैं इन्हें अंदर लेकर आया हूँ। जिस पर ऑफिस के अंदर लेदर सोफा पर एक वुमन बैठी हुई दिखाई देती है। बाहर तेज हवा और बारिश चल रही थी और वह वुमन वही बैठी हुई थी। उसने पहन रखा था लैब की सफेद रोशनी में उसकी सफेद कलाइयां साफ दिख रही थीं और उसकी उंगलियों में एक पेयर ऑफ व्हाइट और पतले ग्लव्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहां सिर्फ एक ही इंसान आया है, वह तुरंत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर वह धीरे से बोलती है, तो बस तुम ही आए हो। जिस पर शेन क्यूलान एक गहरी सांस लेती है, फिर उठकर सीधे मोबेई के सामने आ जाती है। उसके पास आते ही एक हल्की सी फ्रेग्रेंस फील होती है। मोबेई भी नोटिस करता है कि वह काफी खूबसूरत है। फिर वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, मेरा नाम शेन क्यूलन है। जिस पर मोबेई थोड़ा हैरान होता है। उसे वैगली याद आता है कि अगर उसे सही याद है तो ये शेन क्यूलन भी एक एबिलिटी यूजर थी। फिर वह कहता है, मैं मोबेई हूँ। जिस पर शेन क्यूलन बोलती है, सबसे पहले यहाँ आकर हमारी हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन ये कॉकरोच बिल्कुल भी कोई नॉर्मल म्यूटेंट बीस्ट नहीं है और हमारे लैब में ज्यादातर लोग सिर्फ बिगिनर लेवल के हैं। फिर वह थोड़ा रुककर कहती है, सब लोग अलग हैं, लेकिन सिंस तुम हेल्प करने आए हो तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। जिस पर मोबे सीधा जवाब देता है, डीन शन, बेकार की बातों को रहने दीजिए। अगर मैं यहाँ हेल्प करने आया हूँ तो मैं आपको पीछे नहीं खींचूंगा। इसके बाद शेन क्यूएलन खुद मोबेई को लेकर लैबोरेटरी के अंदर जाती है। अंदर का पूरा लैब पूरी तरह मेज बना हुआ था। स्पेशल मटेरियल से बनी वॉल्स तक में बड़े बड़े होल्स हो चुके थे। पूरा सीन देखने लायक नहीं था। वहां रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई जीरो बीस्ट वॉरियर्स भी मौजूद थे, लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद वह म्यूटेंट कॉकरोच किसी को भी मौका नहीं दे रहा था। फिर अचानक जो म्यूटेंट कॉकरोच इतने लोगों के अटैक के बीच भी बिल्कुल ठीक था, वह अचानक रुक जाता है और सीधे मोबेई की तरफ दौड़ने लगता है। यह देखकर मोबेई भी शॉक्ड रह जाता है और मन ही मन गाली देता है। आधे मीटर जितना बड़ा वह जायंट कॉकरोच एक बेहद अजीब पोज में उसकी तरफ कूदता है। जिस पर मोबेई के दिमाग में बस एक ही बात आती है, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं और इसके बगल में इतनी खूबसूरत डीन शेन क्यूलान भी खड़ी है, लेकिन यह कॉकरोच सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शेन क्यूएलन भी यह देखकर रिएक्ट करती है, लेकिन वह जीरो बीस्ट वॉरियर नहीं थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिस पर पूरा कैओटिक सीन अचानक एक अजीब सी खामोशी में बदल जाता है। वहां मौजूद सभी लोग एक साथ मोबेई की तरफ देखने लगते हैं। सबको लगता है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर कुछ देर के लिए मोबेई भी रुक जाता है। वह ऑलमोस्ट अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा सीन होता है जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह कॉकरोच मोबेई पर अटैक नहीं करता, बल्कि वह उसके सामने आकर रुक जाता है, फिर जमीन पर झुक जाता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकलने लगती है। जिस पर मोबेई अपना सिर खुजलाता है और कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, क्या तुम मुझे सरेंडर कर रहे हो? फिर वह ऑकवर्ड होकर कहता है, ठीक है, थैंक्स। जिस पर वह कॉकरोच फिर से एक आवाज निकालता है, जैसे वह मोबेई की बात का जवाब दे रहा हो। हालांकि मोबेई उसकी आवाज समझ नहीं पाता, लेकिन वह साफ देख सकता था कि उसका पोस्चर नीचे हो गया था, यानी कि वह कॉकरोच
कॉकरोच सच में उसके सामने सरेंडर कर चुका था। यह देखकर पूरे लैबोरेटरी के रिसर्चर्स और यहाँ तक कि शेन क्यूएलन भी पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। उन सब की समझ ही बदल जाती है। फिर मोबेई सीधा शेन क्यूलान की तरफ देखकर कहता है, डैन शेन, लगता है सब सॉल्व हो गया है। इस कॉकरोच को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। जिस पर वहां मौजूद सभी लोग बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। इसके बाद मोबेई उस कॉकरोच को लेकर लैब से बाहर निकल जाता है। फिर वह उसे एक सुनसान और दूर वाले कोने में ले जाता है। फिर वह कॉकरोच की तरफ देखकर बोलता है, तुम मेरी बात समझ सकते हो, है ना? जिस पर वह कॉकरोच फिर से आवाज निकालता है और हल्का सा अपना सिर झुका देता है, जैसे वह उसकी बात का जवाब दे रहा हो। फिर मोबेई सीधा बोलता है, सेंस तुमने सरेंडर कर दिया है तो अब मैं तुम्हें डवोर करने वाला हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यह सुनते ही वह कॉकरोच अचानक आवाज निकालता है, फिर तुरंत पलटकर भागने लगता है। उसके 8 पैर इतनी तेजी से चलते हैं कि वह ऑलमोस्ट गोली की तरह भागता है। यह देखकर मोबेई समझ जाता है कि सामने वाला सरेंडर तो कर चुका है, लेकिन उसकी अपनी सोच और कॉन्शियसनेस अभी भी बाकी है। वह कोई इमोशनलेस पपेट नहीं बना था। जिस पर मोबेई तुरंत अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में चला जाता है। अगले ही पल उसके शरीर से बिजली से भरे 2 अटैक्स निकलते हैं और सीधे भागते हुए कॉकरोच की तरफ शूट हो जाते हैं। फिर वह कॉकरोच पूरी तरह बिजली से ढक जाता है, जिस पर मोबेई अपने विंग्स हिलाता है और अगले ही पल उसके सामने पहुंच जाता है। फिर वह अपना सिर नीचे करता है और कॉकरोच के सिर को सीधा काट लेता है। कुछ ही देर में क्रंच जैसी आवाज आने लगती है। फिर कुछ मिनट बाद वह कॉकरोच पूरी तरह मोबेई के द्वारा डवोर कर लिया जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने म्यूटेंट कॉकरोच को सक्सेसफुली डवोर कर लिया है। जेनेटिक सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आपने नई एबिलिटी इवॉल्व की है, स्पिरिट वॉइड टेंटिकल। इसमें पावरफुल डेंजर परसेप्शन एबिलिटी मौजूद है। जिस पर मोबेई थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। स्पिरिट वॉइड टेंटल, यह नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन नाम से ज्यादा उसे उस नई डेंजर परसेप्शन एबिलिटी में इंटरेस्ट था। जिस पर अगले ही पल मोबेई अचानक कुछ फील करता है। फिर उसके सिर के ऊपर 2 लंबे और पतले फीलर्स निकल आते हैं। यह देखकर वह तुरंत बोल पड़ता है, यह क्या है? डबल पोनीटेल वॉरियर बन गया हूं क्या? जिस पर उसके होंठ हल्के से ट्विच करने लगते हैं। अब तक हर बार जब भी उसने कोई नया जीन सीक्वेंस डवोर किया था, उसके शरीर में कुछ चेंजेस हुए थे। जैसे उसकी पीठ पर ब्लैक फॉल्कन के विंग्स आ गए थे या फिर उसके सिर पर इलेक्ट्रिक फीलर्स उग गए थे। लेकिन इस बार म्यूटेंट कॉकरोच को डवोर करने के बाद उसके सिर पर सच में 2 लंबे फीलर्स निकल आए थे। इसके बाद उसे महसूस होता है कि उसकी सेंसेस कई गुना बढ़ गई हैं। उसके आसपास हवा की हल्की सी मूवमेंट भी अब उससे छुप नहीं सकती थी। और तभी अचानक मोबेई को एक खतरनाक ऑरा फील होता है, जिस पर वो बिना कुछ सोचे तुरंत साइड में हट जाता है। फिर उसके पीछे खड़ा एक बड़ा पेड़ अचानक मरोड़ने लगता है और अगले ही पल वहां करीब 2.5 मीटर लंबा एक जायंट कैमेलियन दिखाई देता है। यह देखकर मोबेई के दिल में एक झटका लगता है, क्योंकि वह कैमेलियन पहले से वहीं छुपा हुआ था, लेकिन उसे उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। फिर जब चामेलियन देखता है कि उसका अटैक मिस हो गया तो वह जोर से गरजता है, जिस पर अगले ही पल वह अपने चारों पैरों में ताकत लगाकर फिर से मोबेई की तरफ झपटता है। वह सीधा मोबेई की तरफ झपटता है, लेकिन अब मोबेई न सिर्फ सामने वाले की स्लो मूवमेंट को साफ साफ देख पा रहा था, बल्कि वह उसकी पूरी मूवमेंट ट्रैजेक्टरी भी एक्यूरेटली समझ पा रहा था। जिस पर अगले ही पल मोबेई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सीधे उस कैमेलियन के पेट पर रख देता है। फिर अचानक उसके हाथ से अनगिनत तेज दांत बाहर निकलते हैं, जिस पर वह कैमेलियन जोर से चीखने लगता है। उसके पेट का मांस पागलों की तरह फटने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स बाहर निकल जाते हैं, जिस पर वह जायंट कैमेलियन वहीं पर तुरंत मर जाता है। यह देखकर मोबे कुछ देर तक अपने खून से भरे हाथ को देखता रहता है। वह काफी देर तक शॉक्ड खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे उसे होश आता है। इसके बाद उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस कॉकरोच टेंटिकल का इफेक्ट बिल्कुल छोटा नहीं है। इस चीज के साथ जब भी वह किसी से फाइट करेगा उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। लेकिन तभी अचानक पूरे आसमान का माहौल बदल जाता है। जो साफ स्काई थी वह अचानक काले बादलों से भर जाती है। फिर दूर किसी डायरेक्शन से एक काला लाइट पिलर सीधा आसमान में उठता है, जिस पर उसी समय वहां मौजूद अनगिनत लोग यह सीन देखते हैं। सेकंड रियलम खुल चुका था। यह देखकर मोबेई की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है, क्योंकि रिबर्थ से पहले वह सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था। वह इन सारी अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। अब वह इन सारे बेनिफिट्स को खुद हासिल करना चाहता था। जिस पर मोबेई तुरंत वापस लौटता है और यान शाओतियान, यान नानजी और फेट दहाई से कहता है, चलो मेरे साथ चलो, मौका आ चुका है, हमें अभी तुरंत वहां पहुंचना होगा। फिर जब मोबेई और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। जिस पर फैट दहाई थोड़ा हैरान होकर कहता है, इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या ये सब रिटेल फाइटर्स हैं? जिसके जवाब में यान शाओतियान कहता है, हाँ, इस समय कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ मौजूद सभी लोग रिटेल फाइटर्स हैं। फिर वह आगे बोलता है, लेकिन रिटेल फाइटर्स भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेंगे। जिस पर मोबेई उन सबको देखकर कहता है, तुम सब
अपना ध्यान रखना। फिर वह यान, शाओतियान और बाकी लोगों की तरफ देखता है और सबसे पहले खुद आगे बढ़ जाता है, जिस पर यान, शाओतियान और फैट दहाई भी मजबूरी में उसके पीछे चलने लगते हैं। फिर जैसे ही मोबेई और बाकी लोग उस जगह के अंदर जाते हैं, उनके सामने की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। अचानक बिना किसी वार्निंग के उनके सिर के ऊपर आसमान में एक लाल खून जैसा मून दिखाई देता है। यह देखकर फैट दहाई तुरंत बोलता है, अब मेरी बारी है। ड्रैगन टाइगर माउंटेन और तियानशी रोड के लोग दो हाथ दिखाएंगे, देखना हमारा ड्रैगन टाइगर माउंटेन कभी किसी से नहीं डरता। फिर वह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती थपथपाता है और कहता है, चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद फैट दहाई अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है। फिर वह उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ता है और दाएं हाथ से कुछ साइंस बनाना शुरू करता है। कुछ देर बाद फैट दहाई अचानक एक डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। फिर वह कहता है, इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा मौका उसी डायरेक्शन में है। अगर हम उस तरफ चलते रहें तो हमें वह जरूर मिल जाएगा। जिस पर मोबेई सिर हिलाता है। उसे महसूस होता है कि लोनगहू माउंटेन के हेवनली मास्टर सच में मजाक नहीं है। फिर कुछ देर बाद सबके सामने एक बहुत बड़ा ऑल्टर दिखाई देता है। उस ऑल्टर का साइज लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और सबसे अजीब बात यह थी कि ऑल्टर के आसपास की सारी फॉग किसी इनविजिबल ताकत की वजह से हट गई थी। उस ऑल्टर के बीच में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना हुआ था और उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बारीक और अजीब पैटर्न्स बने हुए थे, जिन्हें देखकर एक अजीब फीलिंग आती थी। फिर जब मोबेई ऊपर देखता है तो उसे वहां 6 क्रॉसेस दिखाई देते हैं। हर क्रॉस पर एक सेट आर्मर रखा हुआ था। वह पूरा ब्लैक कलर का था और उसके ऊपर एक अजीब सी पावर बह रही थी और हर आर्मर के बीच में एक पेल ब्लू कलर का जेम लगा हुआ था। उस जेम पर भी कुछ अननोन पैटर्न्स बने हुए थे। यह देखकर मोबेई की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि यही वह जगह थी और इन क्रॉसेस पर रखे वही आर्मर्स, वही रेस्यूरेक्शन इक्विपमेंट थे। जिस पर मोबेई बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी ब्लैक विंग्स फैलाता है और सीधे उस प्लेटफॉर्म की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार रोर सुनाई देता है जो पूरे अंधेरे आसमान में गूंज जाता है। फिर फॉग के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और सीधे ऑल्टर के सामने उतर जाता है, जिस पर वह मोबेई का रास्ता रोक देता है। उस मॉन्स्टर का पूरा शरीर फॉग में छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका बड़ा बॉडी और हाथ में पकड़ा हुआ ट्राइडेंट साफ दिखाई दे रहा था। उस ट्राइडेंट पर नीली आग जल रही थी। यह देखकर मोबेई का चेहरा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह डार्क साउंड फॉरेस्ट का मॉन्स्टर है। लेकिन यह कोई नॉर्मल डार्क साउंड फॉरेस्ट मॉन्स्टर नहीं था। यह एक एलीट लेवल का डार्क साउंड फॉरेस्ट मॉन्स्टर था और उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा देखकर मोबेई तुरंत समझ जाता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा था। वह मॉन्स्टर लेवल 20 तक पहुंच चुका था। यह महसूस करते ही मोबेई के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस रेस्यूरेक्शन आर्मर को पाना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसके सामने अब लेवल 20 का डार्क साउंड फॉरेस्ट मॉन्स्टर खड़ा था। जिस पर उसके मन में अचानक एक सवाल आता है, अपनी पिछली लाइफ में आखिर फैट दहाई ने इस रेस्यूरेक्शन आर्मर को कैसे हासिल किया था।